यस, तैयार। 3, 2, 1 शुरू। प्रकरण में यह तर्क दिया गया था कि दस्तावेज के पंजीकरण को सभी मामले में आन्वयिक सूचना होने के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 को संदर्भित किया गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 3 के स्पष्टीकरण क्रमांक 1 को विशेषकर बताया गया था, जो कि 1959 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह स्पष्टीकरण बताता है कि जहां अचल संपत्ति से संबंधित किसी संव्यवहार बाबत विधि द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि इसे पंजीकृत लिखित के द्वारा प्रभावी किया जाना चाहिए और यह पंजीकृत लिखित के द्वारा प्रभावी किया जाता है, तो स्पष्टीकरण की सभी शर्तों की संतुष्टि होने पर यह माना जाएगा कि ऐसे लिखित की सूचना है। इस प्रकरण में यह तर्क दिया गया था कि प्रश्नगत दस्तावेज जो कि प्रदर्श 1 के रूप में हैं, वह विधि द्वारा पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है, अतः इसके संबंध में आन्वयिक नोटिस नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में प्रीवी काउंसिल के न्याय दृष्टांत AIR 1921, प्रीवी काउंसिल 112 तिलकधारी बनाम खेदान लाल को संदर्भित किया गया। असगरी बेगम बनाम मौला बख्श AIR 1929 इलाहाबाद 381 के न्याय दृष्टांत पर मुंबई उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत हीराचंद बनाम काशीनाथ AIR 1942 बम्बई 339 में निर्भरता व्यक्त की थी। इसमें यह अभी निर्धारित किया गया था कि बंधक के लिए करार को आवश्यक तौर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। बंधक का दस्तावेज यदि पंजीकृत किया गया था, तो इसके आधार पर संव्यवहार के संबंध में आन्वयिक सूचना को नहीं लिया जा सकता है। प्रकरण में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यद्यपि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण क्रमांक 1 के कारण आन्वयिक सूचना नहीं ली जा सकती है, फिर भी यदि जांच अथवा तलाश की जाती तो उसे इस इकरारनामे के बाबत जानकारी मिल जाती, क्योंकि विक्रय विलेख व इकरारनामा दोनों समान दिन पंजीकृत व निष्पादित किए गए थे। इसके अलावा प्रतिवादी ने उसके प्रति परीक्षण में स्वयं यह मंजूर किया था कि उसे प्रतिवादी क्रमांक 2 ने यह अवगत कराया था कि उसने वादी को भूमि को प्रति हस्तांतरित करने के संबंध में परिवचन दिया है यदि वह 1200 रुपये प्रति भुगतान कर देता है। इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुनः प्रति परीक्षण पर भी आपत्ति की, जिसे कि प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के रूप में परीक्षित कराया गया था। अपीलांट के विद्वान
अधिवक्ता के अनुसार विधि में ऐसा प्रावधान नहीं है जहाँ की साक्षी का पुनः प्रतिपरीक्षण अनुज्ञेय हो। विराम। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 को संदर्भित किया गया, जो कि न्यायालय को साक्षी को पुनः बुलाने के लिए समर्थ करता है और उससे ऐसे प्रश्न पूछने के लिए समर्थ करता है कि जो कि न्यायालय उपयुक्त समझे। विराम। उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम पंचम AIR 1965 सुको 1008 पर भी निर्भरता व्यक्त की गई। विराम। इस निर्णय के पद क्रमांक 5 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि न्यायालय को किसी पक्ष को विशिष्ट साक्षी को प्रतिपरीक्षण के लिए बाध्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। विराम। जब सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो तो संहिता की धारा 151 का अवलंब न्याय उद्देश्य के लिए सदैव ही लिया जा सकता है। विराम। वर्तमान मामले में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के परीक्षण में प्रतिपरीक्षण के उपरांत एक आवेदन उसको पुनः बुलाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वादी के साथ करार बाबत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 की जानकारी में था उस साक्षी के समक्ष नहीं रखा गया था। विराम। उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि इस प्रार्थना को स्वीकार करने से कोई अन्याय हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। विराम। निष्कर्ष के तौर पर उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि उपरोक्त सभी तथ्यों के विचार से अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी को उस करार के संबंध में जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के मध्य हुआ था कोई भाग अदा नहीं करना था। विराम। यह निष्कर्ष प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 व 4 की साक्ष्य की भिन्नता को जानने के उपरांत निकाला गया था। विराम। अतः उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य करार की सूचना थी। पूर्ण विराम।